हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास जो अनुप्रयोग है वो है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या है? अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। वही अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीन स्थितियों में निकलेगा। पहला, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर और अचालक गोले के अंदर। अब देखिए, चालक और अचालक में डिफरेंस इतना सा है कि अचालक को अपन आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके अंदर जाता है, और जबकि चालक को आवेश देते हैं तो उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है। ये अपने पास एक अचालक गोला है, ठीक है? क्या है? अचालक गोला है। और इस अचालक गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? अचालक गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर। और इस अचालक गोले को मैंने प्लस का क्यू आवेश दिया है। क्या करा है? मैंने प्लस का क्यू आवेश दिया है। अब देखिए, यहां पर ये जो आवेश है वो इसके आयतन में फैल रहा है, क्योंकि अंदर गया है, आवेश अंदर है तो इसके आयतन में एक समान रूप में वितरित है। तो इस अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा Q बटे में V। प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो वो हो जाएगा V। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब इस गोले को अपन ने आवेश दिया, वो आवेश कहां चला गया? इसके अंदर चला गया। तो इस गोले के कारण अपन को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कहां कहां ज्ञात कर सकते हैं? पहला, गोले के बाहर, पृष्ठ और अंदर। तो सबसे पहली स्थिति अपन जो है वो बाहर स्थित बिंदु पर करते हैं, और बाहर स्थित बिंदु के लिए पहले भी बताया था स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर। स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन ने आर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ जो है, ये गाउसीय पृष्ठ है भाई, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की या गाउसीय पृष्ठ खींचा अपन ने। अब इस गाउसीय पृष्ठ पर अपन को देखो, पहले वाला टॉपिक ये जो बिंदुवत आवेश वाला था, ठीक है, केवल चार्ज जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है। अब यहां पर अपन ने एक अल्पांश ले लिया, और इस अल्पांश पर या जो बिंदु P है वहां पर विद्युत क्षेत्र देखें तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है? बाहर की ओर होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया बाहर की ओर। और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी किधर होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। किधर होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ठीक है। अब इसके बाद में अपन को क्या निकालना है? क्या निकालना भाई? सबसे पहला काम अपन को फ्लक्स निकालना है। तो यहां से अपन को निर्गत फ्लक्स निकालना है। ठीक है। देखो, गाउसीय पृष्ठ के अंदर है पूरा आवेश, तो इसका फ्लक्स में योगदान होगा। तो निर्गत फ्लक्स डी फाई बराबर आ गया ई आउट डॉट डी एस। वो सिमिलर है, डी फाई इज इक्वल टू ई आउट डॉट डी एस और कॉस ऑफ जीरो, पहले की तरह कॉस जीरो का मान 1, तो ये ई आउट डॉट डी एस आ गया। अब इसके बाद में देखिए, अब इसके बाद में कुल अपन फ्लक्स निकालेंगे, तो यहां से आ जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई आउट डॉट डी एस। ई आउट का मान सभी जगह एक समान रहेगा। क्यों? क्योंकि गाउसीय पृष्ठ गोलीय पृष्ठ है, और ये अचालक गोला इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि पूरा का पूरा आवेश कहां पर है? इस गोले के केंद्र पर केंद्रित है। इस प्रकार से व्यवहार करेगा। ये चीज अपन ने गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक में भी पढ़ी थी 11वीं क्लास में। तो गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक में अपन ने देखा था कि पृथ्वी इस प्रकार से व्यवहार करती है कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर हो? केंद्र पर हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान नियत होगा, तो विद्युत नियत को समाकलन से बाहर निकाल लिया जाता है। ये बच गया ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब जो गाउसीय पृष्ठ है, जहां पर आपने अल्पांश लिया है, उस गाउसीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, और गाउसीय पृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू
ये अपने पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड गाउस का नियम यूज करना है अब अपन को, वही हर टॉपिक में ऐसा ही होगा भाई। अनुप्रयोग में गाउस के नियम से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश कहाँ है, गाउस से पृष्ठ के अंदर है, तो पूरे जो आवेश है उसका योगदान होगा फ्लक्स में। यहाँ से फाई का मान उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो ई आउट और 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से ई आउट बराबर आ गया क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कहां पर आ गया, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बढ़ते हैं अपन इसकी जो दूसरी स्थिति है, और वो है पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए बी पृष्ठ पर, पृष्ठ के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान बराबर हो जाएगा, क्योंकि बार बार नहीं करेंगे अपन ने, पहले टॉपिक कर लिया ऐसा स्थितियों वाला। तो देखो बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और स्मॉल आर स्क्वायर। अब पृष्ठ पर करना है तो पृष्ठ पर स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो ई सरफेस तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और आर स्क्वायर। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को चाहो तो इस फॉर्म में भी दे सकते हो आप। ठीक है, वहां से Q का मान रख दो यहां पर, तो देखो Q का मान हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। यहां पर भी आप क्यूब की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और आर स्क्वायर से एक बच गया आर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कहां पर मिल रहा है अपन को, पृष्ठ पर। ये कहां मिल रहा है अपन को, बाहर। ठीक है, अब इसके बाद में अपन जो इसकी तीसरी कंडीशन है अंदर स्थित बिंदु पर, वो कंडीशन करते हैं। ठीक है, देखिए ये अपने पास एक अचालक गोला है, और इस अचालक गोले को कितना आवेश दिया है, प्लस का Q आवेश दिया है। इस अचालक गोले की त्रिज्या कितनी है, प्लस आर इसकी कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, और इस अचालक गोले के अंदर कोई बिंदु है P। ठीक है, और इस बिंदु P पर अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और इसकी गोले के केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल आर। गाउस क्या कहता है, अगर मेरे नियम का उपयोग करना है तो पहले आप बंद पृष्ठ खींचिए, तो मैंने वही स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। क्या कर ली, गोलाकार और गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, और इस पर मैंने एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, तो देखो इस आवेश की बात कर रहा हूं मैं, जो गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश है, ये गाउसीय पृष्ठ के बाहर आवेश है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आवेश गाउसीय पृष्ठ के अंदर है उसी का फ्लक्स में योगदान होगा, और उसी के कारण विद्युत क्षेत्र निकलेगा यहाँ पर। तो प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर होता है। यहां पर देखो ये अपन ने अल्पांश लिया है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश थंब रखो, बाहर की ओर आ गया क्षेत्रफल सदिश इस अल्पांश का। ठीक है, गाउसीय पृष्ठ पर अपन ने अल्पांश लिया है। अब यहां पर
फ्लक्स निकालना अपन को, जो साधारण विधि है उसके द्वारा फ्लक्स निकालना सबसे पहले। तो साधारण विधि के द्वारा अगर अपन फ्लक्स निकालें तो फाई या डी फाई इज इक्वल टू ई इन डॉट डी एस। उसके बाद में फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बंद पृष्ठ है इसलिए समाकलन को यहां से बंद किया गया है, ई इन डी एस कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, कोस 0 की वैल्यू 0, तो ये हो गया ई इन डॉट डी एस। देखिए गाउसिय पृष्ठ, इसमें जो आवेश है वो नियत रहेगा जो गाउसिय पृष्ठ में, और गाउसिय पृष्ठ की परिधि पर जो भी बिंदु है उन सभी की गोले के केंद्र से दूरी कैसी है, समान है। तो ई कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकालो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की वैल्यू कितनी आएगी, वही गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपन यूज करेंगे किसका, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो इस पूरे गोले को मैंने कितना आवेश दिया था, प्लस का क्यू आवेश दिया जो पहले देते आए थे अपन, ठीक है। लेकिन यहां समस्या ये हो गई कि मुझे केवल इस वाले गोले में आवेश चाहिए, जो गाउसिय पृष्ठ है, जो गोलीय गाउसिय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, उसमें मुझे आवेश चाहिए, ठीक है। बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। यानी कि जो टोटल आवेश क्यू था उसमें से अपन को बाहर वाला आवेश हटाना है, केवल ये अंदर वाला आवेश रखना है और उसी का फ्लक्स में योगदान होगा, क्योंकि बाकी का योगदान ही नहीं होगा तो यहां रखा भी नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो यहां जनरली मैं यूज कर लेता हूं क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। मान लिया कि यहां पर जो आवेश है वो क्यू डैश है, ठीक है। और इस क्यू डैश की अपन को वैल्यू निकालनी है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज यही है, बाकी वो का वही टॉपिक है, दोनों में समान, जितने भी अपन ने टॉपिक करे सभी में समानता आ रही है, कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल है इस वाले में, और वो भी अंतर क्या है, केवल वो जो अंदर गाउसिय पृष्ठ है उस गाउसिय पृष्ठ में अपन को क्या निकालना है, आवेश निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अभी अपन ने आयतन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, एक आयतन पर आवेश होता है, ठीक है। फिर वहां पर अपन ने एक छोटे आयतन अल्पांश में आवेश निकाल के देखा, तो अपन ने क्या करा था, उस छोटे आयतन अल्पांश का जो आयतन था उसको आयतन आवेश घनत्व से गुणा कर दिया, तो अपन को आवेश मिल गया। यानी कि एकांक आयतन पर जो आवेश है उसको आप जितने आयतन से गुणा करोगे उतने आयतन में क्या मिल जाएगा, आपको आवेश मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आयतन आवेश घनत्व कितना आया है, रो आया है, कितना आया है, रो आया है। तो मुझे क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश ज्ञात करना है, क्योंकि अंदर वाले गाउसिय पृष्ठ का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश, और इस आयतन में आवेश कितना आएगा, क्यू डैश अपन में मान रखा है, और इसमें आवेश कितना होगा, इस एकांक आयतन में जो आवेश है, एकांक आयतन में जो आवेश है उसको आप जितने आयतन से गुणा करोगे उतने आयतन में आवेश आ जाएगा। तो मुझे कितने आयतन में आवेश चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आयतन में आवेश चाहिए। तो एक आयतन में जो आवेश है उसको जितने आयतन से गुणा करा उतने आयतन में आवेश आ गया। तो अपन को गाउसिय पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका मान प्राप्त हो गया। क्यू डैश की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दो, तो फाई बराबर रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बटे में एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसका मान रख दो, ई का फाई का मान रख दो, तो हो गया ई इन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर रो और 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहां पर
4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब, एक आर बच गया यहाँ पर, तो ई इन बराबर बचा रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये तो आ गया आयतन आवेश घनत्व के पदों में। अब यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व जो है उसका भी व्यंजक रख देते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए, अभी अपन ने देखा कि रो की वैल्यू, रो का जो सूत्र है वो कितना आ रहा है, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर रो की वैल्यू पुटअप करते हैं ये, तो ई इन इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 से 3 कैंसिल, तो ई इन इज इक्वल टू आ गया क्यू आर और 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर क्यूब। यह आ गया गोले के अंदर स्थित बिंदु पर। कौन से गोले, अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अंदर स्थित बिंदु पर, और अंदर के लिए क्या आएगा, स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी आर के क्या आ रहा है, समानुपाती आ रहा है। और जबकि अब तक अपन ने जो फॉर्मूले निकालेगा उसके नियम से उन सभी में जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, समानुपाती आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन इसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं कि ग्राफीय निरूपण अपन को कितना प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, चेक कर लेते हैं। संयुक्त रूप में बना देते हैं तीनों का एक साथ, तीनों जो इसकी स्थितियां हैं। सबसे पहले बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सरफेस पर दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ठीक है, और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ आर, यानी कि विद्युत क्षेत्र दूरी के समानुपाती है। ग्राफ बनाते हैं। अब ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गई दूरी, ये हो गया गोले का केंद्र ग्राफ में, ये हो गया गोले का सरफेस यानी कि पृष्ठ। ठीक है, तो सरफेस पर कितना आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। इनसाइड देखिए, इनसाइड कहाँ, देखो ये केंद्र और ये पृष्ठ, तो ये अंदर हो गया। अंदर क्या है, स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर। ये हो गया बाहर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर। अंदर देखिए, अंदर जो ये बाहर वाली स्थिति है, अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के समानुपाती है। तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के कैसा है, समानुपाती है। तो समानुपाती का ग्राफ बना दिया। ई इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ आर, पृष्ठ पर आई गया। बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बना दिया अपन ने। ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये संयुक्त निर्भरता है, यानी तीनों स्थितियों पर ग्राफीय निरूपण है ये। अब यहां देखिए, जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब केंद्रीय बल हो गया है, केंद्रीय प्रकृति है इसकी। केंद्रीय मतलब इसकी दिशा केंद्र की ओर है, यानी कि अचालक गोला हो चाहे चालक गोला हो, जब अपन उसको आवेशित करते हैं तो वो इस प्रकार से व्यवहार करता है कि उसका संपूर्ण आवेश कहां पर केंद्रित है, उसके केंद्र पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट इसका जो अनुप्रयोग है वो अपन आगे देखेंगे।
तो अपने पास जो नेक्स्ट अनुप्रयोग है वो अनुप्रयोग है अनंत विस्तार या अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र। कहां पर निकालना अपन को विद्युत क्षेत्र? अनंत लंबाई के तार के निकट स्थित बिंदुओं पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए पहले अपन एक अनंत लंबाई का चालक तार लें, ठीक है। तो अनंत लंबाई का अपन ने एक चालक तार ले लिया, इसकी लंबाई को अपन डॉट 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 दिखाते हैं। तो डॉट डॉट दिखाने पर यानी कि इसकी लंबाई कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। अनंत ऊपर है और अनंत ही नीचे है। इसको अपन ने प्लस आवेश दिया है, तो धनावेश देने पर वो धनावेश इसके चारों ओर क्या हो गया? वितरित हो गया तार के। अब इस तार के, अब तार पर ये एक बिंदु है और इस बिंदु O से निकट दूरी R पर कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर अपन को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे अपन ने बाकी के जो टॉपिकों में करा है इसके अनुप्रयोगों में, वैसे ही यहां पर अपन को पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लक्स यानी कि गाउसियन पृष्ठ अपन को, ठीक है। तो जहां पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना बिंदु P पर, वहां विद्युत क्षेत्र की दिशा मालूम होनी चाहिए। तो यहां पर अपन जो बिंदु P है उस बिंदु P पर अपन दिशा निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए दिशा निकालने का वैसे तो यहां पर डायरेक्ट ये है कि यहां पर अल्पांश लिया जाएगा। तो मैं ये बताता हूं पहले अल्पांश क्यों लिए गए हैं। देखिए इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में। बिंदु P पर मैं बात कर रहा हूं, इसके कारण इधर हो जाएगा, इसके कारण इधर हो जाएगा, इसके कारण इधर हो जाएगा। देखिए यहां पर बिंदु P पर ये जो प्लस आवेश है, इन प्लस आवेशों के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है, उन विद्युत क्षेत्रों की दिशाएं खूब सारी हो गई, ठीक है। और इतनी दिशाओं की अपन परिणामी दिशा एक साथ नहीं निकाल सकते। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि इस बिंदु O से समान दूरी पर दो समरूप अल्पांश लेंगे जिनमें आवेश का मान कैसा होगा? समान होगा। फिर जो अल्पांश है उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, उन विद्युत क्षेत्रों की जो दिशाएं हैं उनकी अपन परिणामी दिशा निकालेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी जो दिशाएं हैं उनका एक साथ परिणामी नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास तार, लंबाई अनंत, और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहां पर जो वितरण है आवेश का वो एक समान वितरण है और लंबाई के रूप में वितरण है, यानी कि यहां पर रेखीय सतत आवेश वितरण है। ये बिंदु हो गया O, और इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर अपन को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। उसके लिए अपन को पहले क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो समान दूरी पर मैंने अल्पांश ले लिया, एक तो ये ले लिया A2, ठीक है। एक यहां पर अल्पांश ले लिया A1। यहां तक जो सिरा मुझे दिख रहा है वो सिरा है X, और जहां तक मुझे यहां पर सिरा दिख रहा है वो सिरा क्या है? Y। तो मैंने यहां पर कितने अल्पांश ले लिए? 2 अल्पांश ले लिए। A1 और A2 ये दोनों अल्पांश इस बिंदु O से समान दूरी पर है, और इनमें आवेश की जो मात्रा है वो भी कैसी है? समान है। तो इस प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, जो अल्पांश है, इसके कारण किधर होगा? बिंदु के बाहर की ओर होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया DE1, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला जो अल्पांश है या जो आवेश अल्पांश है, इसके कारण भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा? बिंदु से बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE2 वो इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ये वाली जो दोनों दूरियां हैं वो कैसी है? बराबर है। अब यहां पर देखिए इन दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो अलग अलग दिशाओं में है, ठीक है। एंड थीटा कोण, और ये भी थीटा। तो यहां पर ये जो एंगल है वो कितना आ जाएगा? थीटा, और ये भी कितना है? थीटा कोण है, ठीक है। अब देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है और ये जो विद्युत क्षेत्र है,
उनके अपन परिमाण की बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों में आवेश कैसा है, बराबर है। बिंदु है यहाँ पर, ये अल्पांश है, बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश बराबर है। बिंदु आवेशों की बिंदु P से दूरियां कैसी है, बराबर है। तो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का जो परिमाण है वो परिमाण भी कैसा होगा, बराबर होगा। यानी मोड ऑफ DE1 विल बी इक्वल टू मोड ऑफ DE2, यानी कि दोनों का परिमाण कैसा होगा, समान होगा। अब इसके बाद में दिशा की बात करें तो देखो ये थीटा कोण पर है, तो इसको अपन घटकों में बांट सकते हैं। तो इसके घटक हो जाएंगे DE1 का जो थीटा के पास वाली लाइन है वो किस में आती है, कोस थीटा में आती है, तो DE1 कोस ऑफ थीटा। और थीटा से दूर वाली लाइन किस में आती है, साइन ऑफ थीटा में, तो ये आ जाएगा DE1 साइन ऑफ थीटा। सिमिलर जो DE2 है उसको भी अपन घटकों में कन्वर्ट करते हैं, तो थीटा के पास वाली लाइन तो किस में आ जाएगी, DE2 कोस थीटा में, और थीटा से दूर वाली लाइन किस में आ जाएगी, DE2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, देखिए DE1 और DE2 का परिमाण समान है, और साइन थीटा दोनों तरफ बराबर है। तो ये जो ऊर्ध्व घटक है, साइन वाले जो कंपोनेंट है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है और परिमाण में समान है। तो जब विपरीत है और परिमाण में समान है तो इनका परिणाम ही निकाला जाएगा, तो दोनों घटेंगे, और घटेंगे तो घटकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो घटक है विद्युत क्षेत्र के, ये जो घटक है ऊर्ध्व घटक, साइन वाले कंपोनेंट, जो साइन घटक है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई योगदान नहीं देंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, यानी कि दिशा में इनका कोई लेना देना नहीं है। सिमिलर अगर आप ये अल्पांश लेोगे, यहां पर मान लीजिए अल्पांश लिया, तो उसका भी विद्युत क्षेत्र आएगा इधर, उसका भी एक क्षैतिज घटक निकलेगा और एक ऊर्ध्व घटक निकलेगा। सिमिलर उसके पास वाला ये घटक, उसका भी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक, तो वो ऊर्ध्व घटक, इन दोनों के भी निरस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो ऊपर वाले जो आवेश है वो नीचे वाले आवेशों के सभी के ऊर्ध्व घटक को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, सभी के ऊर्ध्व घटकों को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और देखिए यहां पर जो क्षैतिज घटक है वो दोनों के क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में तो यहां घटक क्या होंगे, जुड़ेंगे, और जब घटक जुड़ेंगे तो जुड़कर कभी 0 नहीं होंगे ये। तो यानी दिशा में जो योगदान होगा वो कौन से घटकों का होगा, क्षैतिज घटकों का, यानी कोस घटकों का। DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा जुड़ जाएंगे, यानी कि इन दोनों की जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो DE1 और DE2 जो विद्युत क्षेत्र है, इनकी परिणामी जो दिशा होगी वो क्षैतिज घटकों के कारण होगी, और क्षैतिज घटक जिस दिशा में है उसी दिशा में इनकी परिणामी जो दिशा है, परिणामी जो सदिश है उसकी जो दिशा है वो भी इधर ही होगी। तो देखो ये तो कट गए, इनकी दिशा किधर है, OP दिशा में। किधर है, OP दिशा में तो है क्षैतिज घटक, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, OP दिशा में होगा। जिधर क्षैतिज घटक है उधर ही क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, OP दिशा होगी। तो अपन ने दिशा तो ज्ञात कर ली। ठीक है, अब आप कहीं भी अल्पांश ले लो, आप यहां पर अल्पांश ले लो, यहां पर अल्पांश ले लो, उनके ऊर्ध्व घटक कट जाएंगे, वही क्षैतिज घटक जुड़ेंगे, तो दिशा आएगी इधर ही। यानी कि इन सभी के बाकी के जो आवेश है उनके भी जो ऊर्ध्व घटक है वो कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, और जो क्षैतिज घटक है वो जुड़ जाएंगे, तो परिणाम विद्युत क्षेत्र इधर ही आएगा उनके कारण भी। ठीक है, तो ये तो अपन ने निकाल ली दिशा। तो दिशा किधर आई है, OP दिशा में। अब अपन निकालेंगे, ये दिशा का निर्धारण हुआ है भाई कि भाई दिशा किधर है। अब अपन निकालेंगे इसका परिमाण कि विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन निकालेंगे इसका परिमाण, क्योंकि अपन को निकालना तो मेन परिमाण ही है।
ये अपने पास एक तार हो गया, ठीक है। ये इसको अपन ने चार्ज दिया और ये R दूरी पर जो बिंदु P है, उस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र का निर्धारण करना है। अब तो मुझे इस तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मालूम हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ओपी दिशा में, क्षैतिज दिशा में है, ठीक है। यहां पर गाउस के नियम का अनुप्रयोग अपन कर रहे हैं, तो गाउस का नियम ये कहता है कि पहले आप क्या खींचो, बंद पृष्ठ खींचो। तो पहले अपन यहां पर बंद पृष्ठ खींच रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इस तार की लंबाई के अकॉर्डिंग R त्रिज्या और L लंबाई, क्योंकि तार की लंबाई और भी है, अनंत लंबाई है, तो अनंत लंबाई तक का तो गाउस से पृष्ठ खींच नहीं सकते अपन। तो अपन ने क्या करा, R त्रिज्या और L लंबाई का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मैंने खींचा है। यहां पर क्या करा है, L लंबाई और R त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मैंने खींचा है। यहां पर ये आ गया बिंदु P, ठीक है। अब इस गाउसीय पृष्ठ के कौन कौन से पृष्ठों से विद्युत क्षेत्र निर्गत हो सकता है, उस पर अपन को चर्चा करनी है। तो देखिए, एक तो इस गाउसीय पृष्ठ का जो वक्रीय पृष्ठ है, बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है, वहां से फ्लक्स निर्गत हो सकता है। एक इस वृत्तीय पृष्ठ से निर्गत हो सकता है, एक इस वृत्तीय पृष्ठ से निर्गत हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने एक अल्पांश ले लिया S1, ठीक है। एक अल्पांश अपन ने यहां ले लिया S2, एक अल्पांश अपन ने यहां ले लिया S3, ठीक है। अब देखिए, यहां पर अपन ने अल्पांश लिया, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है, ई वेक्टर परिणामी है। अब मैं ई लिख रहा हूं इसको। और यहां पर अल्पांश की दिशा यानी क्षेत्रफल सदिश जो है, उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर ही है। यहां पर मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र तो उसी दिशा में रहेगा और क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंब होता है, तो इधर आ जाएगा क्षेत्रफल सदिश। यहां पर भी विद्युत क्षेत्र तो उसी दिशा में रहेगा और ये क्षेत्रफल सदिश आ गया इस दिशा में, ठीक है। अब ये अपन यहां से निर्गत जो फ्लक्स है वो निकालेंगे। तो फ्लक्स कहां कहां से निर्गत हो सकता है, एक तो वक्रीय पृष्ठ से और दोनों वृत्तीय पृष्ठों से फ्लक्स निर्गत हो सकता है। तो यहां से निर्गत फ्लक्स निकाले अपन, निर्गत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। ये पूरे पृष्ठ के लिए है। अब देखिए, यहां पर अपन ने बात करी कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कहां कहां से निकल सकता है, निर्गत हो सकता है। एक तो वक्रीय पृष्ठ से और दोनों वृत्तीय पृष्ठों से फ्लक्स निर्गत हो सकता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको, अलग अलग समाकलन को अलग अलग करते हैं पृष्ठों के लिए। फाई फर्स्ट ऑफ S1 E ds, और देखिए इसको अपन प्रसारित करेंगे तो कोस थीटा आएगा। तो देखो ds S1 के लिए ds और E दोनों एक ही दिशा में, तो E ds cos ऑफ 0 डिग्री प्लस S2 की मैं बात करूं तो E और ds के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री, तो E ds cos 90 डिग्री प्लस S3 के लिए E ds cos 90 डिग्री, यहां भी कितना है 90 डिग्री है, यहां भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब देख लीजिए यहां पर इनका जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो एक भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, एक भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। जब क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी तो यहां से निर्गत फ्लक्स 0, ठीक है। तो यहां से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, यहां से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स 0। यहां से cos 0 है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो S1 E ds, ठीक है। अब इसके बाद में फाई बराबर E, देखिए
ये जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर जितने भी बिंदु हैं उनकी इस तार से लंबाई बराबर होगी, समान होगी, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा। तो नियत को यहां से बाहर निकाल दीजिए। S1 इंटीग्रेशन ऑफ S1 का मतलब हो गया कि S1 कहां लिया है अपन ने, यहां लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ ds S1 के लिए यहां S1 लिया है, मतलब ये जो वक्र पृष्ठ है इसका पूरा क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr_l, ठीक है। 2πr_h होता है, यहां पर अपन ने बेलन की जो हाइट है वो l ले रखी है, तो 2πr_l हो जाएगा। चूंकि S1 इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 2πr_l, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ये अपन ने फ्लक्स निकाल लिया। देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि यहां पर जो आवेशों का वितरण है वो कैसा है, रेखीय सतत आवेश वितरण है, और इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है इस तार का। वो आपको दिया हुआ रहेगा कि रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है, यानी कि तार की एक लंबाई पर जो आवेश है वो कितना है, लैम्बडा है। अब इसके बाद में एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन गाउस के नियम पर चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 आ गया अपने पास। तो फाई की वैल्यू अपन को मिली है E इंटू 2πr_l, जिसको अपन ने समीकरण 1 दिया है। अब इसके बाद में गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है, मुझे केवल इस बेलन के अंदर जो आवेश है वही चाहिए, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के बाहर जो आवेश है उसका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। तो इस बेलन के अंदर जो आवेश यानी कि L लंबाई में, क्योंकि तार की कितनी लंबाई, जितनी बेलन की लंबाई है, क्योंकि तार पर आवेश है बेलन में नहीं, बेलन पर नहीं है, ठीक है। हालांकि तार भी एक बेलन होता है, लेकिन इस गाउसीय पृष्ठ पर आवेश नहीं है, इस तार पर है। तो अपन को इस तार की कितनी लंबाई, L लंबाई, जितनी बेलन की लंबाई है उतनी में अपन को क्या निकालना है, आवेश निकालना है। इस तार की एक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्बडा है। तो L लंबाई पर निकालने के लिए इसको आप लैम्बडा को यानी कि रेखीय आवेश घनत्व को जितनी लंबाई से गुणा करोगे उतनी लंबाई में आपको आवेश मिल जाएगा, ठीक है। तार की L लंबाई पर आवेश, ठीक है, सिग्मा क्यू बराबर वो हो जाएगा लैम्बडा L, ठीक है। यहां पर सिग्मा क्यू की वैल्यू अपन पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगी लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर रेखीय आवेश घनत्व में कोई दिक्कत है तो आप इससे पहले वाला जो टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व वाला, वो टॉपिक आप देखिए, क्लियर हो जाएगा वहां से। सिग्मा की वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखो समीकरण 1 से फाई की वैल्यू उठाकर यहां रखेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा सेकंड से E इंटू 2πr_l इज इक्वल टू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू आ गया लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट और R, 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड, तो 2 लैम्बडा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R। देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू है, तो 2k लैम्बडा अपॉन R। वेक्टर फॉर्म में निकालना है, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, जिधर दूरी है, R वेक्टर लग जाएगा, तो हो जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन R और R कैप। इसकी डिपेंडेंस निकालनी है डिस्टेंस पर, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ R, डायग्राम बन जाएगा। E is inversely proportional of R
ठीक है, ये आ गया अपने पास किसके कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। किसके कारण आ गया है, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब अपन बात करते हैं अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत विस्तार की आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। यह भी निकट बिंदुओं पर निकलेगा भाई, दूर बिंदुओं पर नहीं निकलेगा। ठीक है, अपने पास कैसी परत है, चालक परत है। ठीक है, ये मैंने यहां पर चालक परत बना दी। और चालक परत को अपन आवेश देंगे तो आवेश कहां जाएगा, बाहर वितरित होगा भाई। ये बाहर वितरित हो गया। ठीक है, अब सरफेस ये भी होगा सामने वाला, तो बाहर तो यहां भी आएगा आवेश। ठीक है, ये बाहर वाला पृष्ठ है भाई, आप ये मत सोचना कि अंदर आवेश दर्शा दिया, अंदर नहीं है, ये बाहर वाला पृष्ठ है। इसका आवेशों का वितरण एक समान रूप में है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट से r दूरी पर कोई बिंदु P है, और उस बिंदु P पर अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, ये सामने वाला सरफेस है भाई, परत है, तो परत के ये वाला पृष्ठ है, इस पर आवेश दिखाया गया है। ये अंदर आवेश नहीं है। ठीक है, चालक है, चालक के अंदर आवेश नहीं होगा। अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए वही पहले की तरह अपन इससे समान दूरी पर अल्पांश लेंगे। क्यों लेंगे अल्पांश, क्योंकि आवेश बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा आवेशों के कारण इतने ही ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उन फील्ड के एक साथ अपन डायरेक्शन नहीं निकाल सकते परिणामी, इसलिए अपन अलग अलग अल्पांश लेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने अल्पांश ले लिया, एक यहां पर A2, और एक अल्पांश ले लिया मैंने यहां पर A1। ठीक है, वही प्रोसेस है जो पहले वाले में था। इसके कारण देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा DE2, और A1 के कारण इधर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा DE1। ठीक है, वही ये दूरियां बराबर, और क्या नाम है, अल्पांशों में आवेश बराबर, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसा होगा, समान होगा। घटकों में वियोजित करते हैं, थीटा कोण है, ये भी थीटा कोण, थीटा तो इधर जो क्षैतिज घटक है वो आ जाएगा DE1 cos थीटा, इसका क्षैतिज घटक आ जाएगा DE2 cos थीटा, इसका ऊर्ध्व घटक आ जाएगा DE1 sin थीटा, इसका ऊर्ध्व घटक आ जाएगा DE2 sin थीटा। ये दोनों जो है परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। सभी आवेशों के ऊर्ध्व घटक निरस्त हो जाएंगे,
और क्षैतिज घटक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, क्षैतिज घटकों के कारण होगा। और कौन सी दिशा में होगा, ओपी दिशा में होगा। किधर होगा, ओपी दिशा में होगा। ठीक है, तो ये दिशा का निर्धारण हो गया। दिशा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अपन ने पहले निकाली है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन और विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करते हैं। देखिए, ये अपने पास परत है, इसको अपन ने आवेश दिया है। अब मैं आवेश जो इस पृष्ठ पर है वो आवेश में शो कम करूंगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र का अपन को क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। देखो परत का विस्तार कैसा है, अनंत है। परत का विस्तार यानी कि इसको जो आवेश दिया जाएगा वो आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित होगा। किस पर वितरित होगा, पृष्ठ पर। तो यहां पर जो आवेश घनत्व होगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा और आवेशों का वितरण होगा पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, कितना है, सिग्मा है। अब इसके बाद में यहां पर अपन को विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स के लिए गाउसियन पृष्ठ लेंगे। तो यहां पर अपन ने सिलेंड्रिकल गाउसीय जो पृष्ठ है वो लिया है। ठीक है, अब यहां पर वही फ्लक्स कहां कहां से निर्गत हो सकता है, दोनों वृत्तीय पृष्ठों से और एक वक्रीय पृष्ठ से। विद्युत क्षेत्र किधर होगा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यही है, अभी निकाली अपन ने ओपी दिशा में। ठीक है, और एक अपन ने यहां ले लिया S2 S1 S3। S3 के कारण ds इस डायरेक्शन में होगा, S1 के कारण ds इस डायरेक्शन में होगा। अब ये ds तो अगर दिक्कत है तो आप ds का जो पहले वाला टॉपिक है वो आप देख लीजिए कि क्षेत्रफल सदिश कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत होता है हमेशा। तो ये अपने पास के आ गए क्षेत्रफल सदिश आ गए। यहां से निर्गत फ्लक्स निकालना अपन को। जब अब जो परत है तो ये जो S3 वाला जो भाग है यानी कि ये जो वृत्तीय पृष्ठ है वो उस परत के अंदर है। कहां है, ये अंदर है। तो निर्गत फ्लक्स निकालें अपन। निर्गत फ्लक्स हो जाएगा अपने पास फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फाई बराबर S1 ई ds cos ऑफ 0 डिग्री क्योंकि दोनों समान दिशा में है, प्लस S2 ई ds cos 90 डिग्री, प्लस इसके लिए देखो E इसी दिशा में रहेगा, कहीं भी चले जाइए तो E की दिशा तो ये हो गई और ds की दिशा ये 90 डिग्री। यहां पर E होगा ही नहीं क्योंकि ये अंदर है, अंदर आवेश नहीं होता है चालक के। जब आवेश के चालक नहीं होगा अंदर तो विद्युत क्षेत्र भी 0। ठीक है, S3 के लिए 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मल्टीप्लाई बाय ds एंड cos थीटा। जब मालूम ही नहीं है थीटा क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो थीटा किसके बीच का निकालोगे आप। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहां पर cos की वैल्यू 90, सॉरी cos 90 की वैल्यू 0, इस कारण ये भी पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण 0 हो गया और ये थीटा के कारण 0 हो गया, यानी कि यहां से फ्लक्स कोई निर्गत नहीं होगा। तो फाई बराबर ई ds। ठीक है, सभी जगह ई का मान समान रहेगा, ई को बाहर निकाल दिया, S1 डॉट ds। ds की जो इंटीग्रेशन ऑफ ds की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी e इंटू ए, लेट चूंकि S1 ds इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गाउस के नियम में चलते हैं। ठीक है, वो टॉपिक अगर क्लियर है तो ये टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर है भाई, आगे वाले।
ठीक है। अब अपन गाउस के नियम में चलते हैं। समीकरण एक अपन ने दिया फाई बराबर ई इंटू ए, इसको समीकरण एक दिया है। अब इसके बाद में गाउस के नियम में चलते हैं। तो गाउस के नियम से फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है उसमें अपने को सिग्मा क्यू की वैल्यू मालूम नहीं है, तो अपने को आवेश कितना निकालना है परत का, जितना कि इस जो गाउसीय पृष्ठ है उसके अंदर जो आवेश है वही निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल मैंने ए लिया है, तो ए क्षेत्रफल में मुझे आवेश निकालना है, बाकी आवेश से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के बाहर जो आवेश है उसका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है। तो ए क्षेत्रफल में आवेश या पर आवेश वो हो जाएगा सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा ए। क्यों? क्योंकि ये एक क्षेत्रफल पर आवेश है, इसको आप जितने क्षेत्रफल से गुणा करोगे उतने क्षेत्रफल में क्या मिल जाएगा, आवेश मिल जाएगा। ये अपन ने आवेश घनत्व में चर्चा कर रखी है। तो फाई बराबर सिग्मा क्यू की वैल्यू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट से फाई की वैल्यू पुटअप कीजिए यहां पर, तो हो जाएगा ये हो जाएगा ई ए विल बी इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज डू नॉट डिपेंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। जब दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है तो यहां पर अपन को डायरेक्शन देनी है, तो डायरेक्शन किससे देंगे अपन, वेक्टर से देंगे, जो प्लेन वेक्टर होगा, जो क्षेत्रीय सदिश होता है। तो यहां पर क्षेत्रीय सदिश, क्षेत्रफल सदिश जो अपने लिया है एन कैप लिया है। ठीक है, एन कैप से डिनोट करते हैं। यहां पर जो है डिस्टेंस वेक्टर नहीं होगा, दूरी सदिश नहीं होगा, यहां पर क्षेत्रफल सदिश काउंट करेंगे अपन। ठीक है, ये दूरी पर निर्भर नहीं है, तो E डिपेंड ऑन R की पावर 0, तो E R एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपन ने किसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, चालक परत के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया है। ठीक है, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता भाई। अब ऐसे नहीं कि भाई आप लंबी दूरियों के लिए अप्लाई कर लो, लंबी दूरियों के लिए अप्लाई नहीं होगा, छोटी दूरियों के लिए ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, हाँ जी, गाउस के नियम का जो लास्ट अनुप्रयोग है वो अपन करने जा रहे हैं, और गाउस के नियम का जो लास्ट अनुप्रयोग है वो है अनंत विस्तार। अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो गाउस के नियम का जो लास्ट टॉपिक है, जो अनुप्रयोग है, वो लास्ट अनुप्रयोग है अपने सिलेबस का, और वो है अनंत विस्तार की अचालक परत। देखिए, जिस प्रकार से अपन ने चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, उसी प्रकार से अचालक परत पर निकलेगा। फर्क इतना सा रहेगा कि जब अपन चालक परत को आवेश देते हैं तो प्रकृति के अनुसार वो चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है, और जब अपन अचालक को आवेश देते हैं तो वो उसके अंदर चला जाता है। इसी के कारण उसके व्यंजक में जो है अंतर आएगा। अब देखिए, अपने पास ये एक अचालक परत है, ये एक अचालक परत है, और इसे एक समान रूप में आवेशित किया गया है, यानी कि इस परत में जो आवेशों का वितरण है वो एक समान है, और यहां पर है सतत पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय सतत आवेश वितरण है यहां पर, और इसका जो परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। कितना है, सिग्मा है, यानी कि इसके एक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो सिग्मा है। ठीक है, पहले की तरह अब भी अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा के निर्धारण के लिए अपन ने ये
पहले अपन चेक करें कि कहां पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो ये बिंदु O है और इस बिंदु O से अपन को r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहां पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर अपन किसका निर्धारण करेंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगे। किसका निर्धारण करेंगे? दिशा का निर्धारण करेंगे। और दिशा के निर्धारण के लिए पहले वाले टॉपिकों के अनुसार अपन क्या करेंगे? इस बिंदु O से समान दूरी पर दो सममित अल्पांश लेंगे जिनमें आवेश की मात्रा समान होगी। अब इसके बाद में दो अल्पांश ले लिए अपन ने, जिनमें पहला अल्पांश A1 है और दूसरा अल्पांश A2 है। इसकी बिंदु A1 और A2 अल्पांशों की बिंदु P से जो दूरियां हैं वो कैसी है? समान है। ठीक है, तो आवेश इनमें समान है, दूरियां समान है, ये बिंदुवत आवेश हो गए अल्पांश। तो इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उन विद्युत क्षेत्रों का जो परिमाण होगा वो परिमाण भी कैसा होगा? समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। अब इसके बाद में देखिए A1 अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो DE1 है और वो कौन सी दिशा में है? A1P दिशा में। ठीक है, क्योंकि प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता हुआ होता है, तो DE1 वेक्टर है। और A2 अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो DE2 है और वो कौन सी दिशा में है? A2P दिशा में है। ठीक है, अब ये जो विद्युत क्षेत्र है देखिए DE1 और DE2 दोनों ही विद्युत क्षेत्र ना तो क्षैतिज दिशा में है और ना ही ऊर्ध्व दिशा में है। और जब कोई भी सदिश क्षैतिज और ऊर्ध्व दिशा के अगर किसी दिशा में होता है तो उसके फिर घटक निकाले जाते हैं। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? इसके घटक निकाल रहे हैं। तो देखो DE1 का घटक जो थीटा के पास वाली लाइन है वो आ जाएगी DE1 cos थीटा और थीटा से दूर वाली आ जाएगी DE1 sin थीटा। सिमिलर D2 जो DE2 है उस DE2 का जो थीटा के पास वाला जो घटक है वो हो जाएगा DE2 cos थीटा और थीटा से दूर वाला हो जाएगा DE2 sin थीटा। अब इसके बाद में देखिए DE1 और DE2 का परिमाण समान है और ये वाले घटक देखिए ऊर्ध्व घटक DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा परिमाण में समान और विपरीत दिशा में है। कैसे हैं? परिमाण में समान और विपरीत दिशा में है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में इनका कोई योगदान नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन जो क्षैतिज घटक है DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, ये दोनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ेंगे और दिशा में ये अपना योगदान देंगे, यानी कि जो इस परत के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किनके कारण होगा? क्षैतिज घटकों के कारण होगा। और कौन सी दिशा में होगा? OP दिशा में होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी आ गई? OP दिशा, जो कि किनके कारण है? क्षैतिज घटकों के कारण है। ठीक है, एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अपन को विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण। गाउस के नियम के जितने भी अनुप्रयोग हैं अपन ने एक ही तरीके से करा है। सबसे पहले अपन ने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स निकालने के बाद में गाउस का नियम का यूज करा, जो स्टेटमेंट है वहां का, और उन दोनों का अपन ने जो फ्लक्स, दोनों से जो अपन को फ्लक्स मिला उसका कंपैरिजन करा और उस कंपैरिजन से अपन को क्या प्राप्त हुआ? विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, अब अपन को देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा का तो मालूम हो गया कि विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है। अब अपन को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। ठीक है, अब जब अपन अचालक को आवेश देते हैं तो आवेश कहां जाता है? अंदर चला जाता है वही। तो गाउस के नियम के अनुसार अपन को यहां पर एक बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो मैंने इस परत के आर पार, इस परत के आर पार एक गाउसीय पृष्ठ खींच दिया। क्या खींच दिया? गाउसीय पृष्ठ खींच दिया। इस परत के आर पार क्या खींच दिया अपन ने? एक गाउसीय पृष्ठ खींच दिया। सिलेंड्रिकल गाउसीय पृष्ठ है ये। अब इस गाउसीय पृष्ठ के जो तीन पृष्ठ हैं, देखो ये वृत्तीय पृष्ठ, ये वृत्तीय पृष्ठ और ये वक्रीय पृष्ठ, इनसे फ्लक्स निर्गत हो सकता है।
तो यहां पर अपन अल्पांश लेते हैं, तो ये पृष्ठ हो गया S1 और यहां पर अल्पांश की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी अपन ने निकाली है, यही दिशा थी ओपी दिशा, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। ठीक है, और यहां पर एक और अल्पांश ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और क्षेत्रफल सदिश किधर, ये आप अंदर भी ले सकते हो क्योंकि अंदर भी अपने पास आवेश है, तो देखो इधर ले सकते हो आप ds। यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये होगी जो सभी जगह समान रहेगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत हो गई। अब देखिए इधर वाले पृष्ठ पर जाते हैं, तो ये परत है, परत को अपन ने आवेश दिया, आवेश कहां चला गया, परत के अंदर चला गया, तो इधर वाले जो आवेश है अंदर वाला उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। इधर से अपन देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो यहां पर जो इस पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये होगी और क्षेत्रफल सदिश तो खुद ही पृष्ठ के लंबवत होता है, तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश इधर आ जाएगा एंड इसको अपन ने दे दिया S3। ठीक है, ये तीन अपन ने क्या लिए हैं, यहां पर अल्पांश लिए हैं। जो तीनों पृष्ठ है उन तीनों पृष्ठों से अपन को क्या निकालना है, निर्गत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अब इसके आगे फ्लक्स निकालें अपन, तो निर्गत फ्लक्स हो जाएगा अपने पास फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए जो गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, अब इसको अपन अलग अलग पृष्ठों के लिए कर देते हैं, तो फाई फर्स्ट ऑफ S1 EDS cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि E और S1 पर E और DS दोनों समान दिशा में, इसलिए 0 cos 0, S2 EDS cos 90 वहां पर लंबवत है S2 पर, और S3 के लिए फिर वही EDS cos 0 डिग्री, क्योंकि वहां पर भी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में। देखो यहां पर cos 90 का मान 0 हो गया, यानी कि ये कंपोनेंट 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, बचे कौन से, ये दो, cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई बराबर हो गया EDS S1 प्लस ये 0 हो गया S2 EDS। अब देखिए यहां पर सभी जगह E का मान नियत है, तो S1 DS प्लस E S2 DS। देखो इंटीग्रेशन ऑफ S1 इंटीग्रेशन DS S1 और इंटीग्रेशन DS S2 ये दोनों सम्मित है, एक जैसे पृष्ठ हैं, तो यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश है दोनों का समान आएगा, तो यहां पर जो क्षेत्रफल है इसका कैसा आएगा, समान आएगा, तो इसका क्षेत्रफल EA, इसका क्षेत्रफल A ले लिया और S2 का भी क्षेत्रफल कितना आएगा A, दोनों पद समान है, एक कितने हो गए 2, तो 2EA। ये इक्वेशन नंबर अपन ने इसको फर्स्ट दे दी। ठीक है, चूंकि S1 DS बराबर है S2 DS के इंटीग्रेशन, और इनकी वैल्यू अपन ने कितने ली है, A ली है, कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, A है गाउसियन पृष्ठ का। ठीक है, यहां पर रेडियस नहीं लिए अपन ने, इसलिए A मान रहे हैं। ठीक है, अब किसका यूज करेंगे अपन, गाउस के नियम का यूज करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन यूज करेंगे गाउस का नियम। गाउस के नियम से इक्वेशन जो फर्स्ट आई वो आ गई अपने पास, फाई बराबर 2EA। गाउस के नियम से फाई बराबर आता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि इस गाउसीय पृष्ठ में जितना आवेश है वो निकालना। देखो गाउसीय पृष्ठ के ये वाला क्षेत्रफल अपन ने कितना ले रखा है, A ले रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके एक क्षेत्रफल में आवेश कितना है, सिग्मा है,
तो इसके ए क्षेत्रफल में आवेश निकालना अपन को, कितने क्षेत्रफल में, ए क्षेत्रफल में आवेश निकालना अपन को। तो कुल आवेश यानी गाउस पृष्ठ में आवेश कुल आवेश सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। इस सिग्मा को अपन जितने क्षेत्रफल से गुणा करते हैं उतने क्षेत्रफल में क्या आ जाता है, आवेश अपन को प्राप्त हो जाता है। तो अपन को ए क्षेत्रफल में निकालना है तो इसको ए से गुणा कर दिया, ठीक है। सिग्मा क्यू का अपन मान रखते हैं तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, इक्वेशन फर्स्ट से फाई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट व इक्वेशन नंबर सेकंड से ये हो जाएगा 2EA विल बी इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल हो गया, देन E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको अगर अपन सदिश रूप में लिखें, ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस पर डिपेंडेंस नहीं है और ये पूरा एक प्लेन है, प्लेन के लिए यानी समतल है या परत है कोई, तो परत के लिए जो क्षेत्रफल सदिश जो दिया जाता है या एकांक सदिश जो प्रदर्शित किया यानी परत या किसी पृष्ठ की दिशा के लिए अपन एन कैप का प्रयोग करते हैं या वहां पर जो एकांक सदिश होता है वो एन कैप द्वारा लिया जाता है। तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये जो विद्युत क्षेत्र वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, यानी कि परत के निकट जो बिंदु हैं उन पर ये दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस पर इसकी निर्भरता देखें तो E इज डिपेंड ऑन R की पावर 0, क्योंकि R पर ये डिपेंड ही नहीं है। तो E और अगर R में ग्राफ खींचा जाए तो कांस्टेंट ग्राफ आएगा कि E इज कांस्टेंट, ठीक है, R पर डिपेंडेंस नहीं आएगी। और अगर सिग्मा पर डिपेंडेंस निकाली जाए तो ये इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा सिग्मा के, ठीक है। ये है किसके कारण, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए अचालक परत और चालक परत में केवल अंतर आया है किसका, 2 का। वो क्यों आया है, क्योंकि चालक परत में केवल इधर के पृष्ठ से ही फ्लक्स निर्गत हो रहा था, जबकि इसमें दोनों तरफ के पृष्ठ से फ्लक्स निर्गत हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी आवेश है और वहां पर अंदर आवेश नहीं था। केवल इतना सा फर्क होता है चालक और अचालक में। चालक में यहां पर 2 नहीं आएगा और अचालक में यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग थे वो अनुप्रयोग अपन ने पढ़ लिए सारे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। लेसन नंबर जो 2 है, लेसन नंबर 2 में अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग तक पहले के क्लासों में पढ़ लिया। अब जो अपने पास टॉपिक है वो है आवेशित चालक की सतह पर बल व दाब। पहले अपन इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब अपने पास कोई सतह है, अगर उस सतह को अपन आवेशित करते हैं या उसको आवेश देते हैं, ठीक है, जब आवेश दिया जाता है तो उस सतह को अगर अपन छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर माने या बनी हुई माने तो बाकी सभी जो अल्पांश है वो किसी एक अल्पांश पर क्या आरोपित करेंगे, बल आरोपित करेंगे। क्या आरोपित करेंगे, बल आरोपित करेंगे। और उस बल के कारण वो जो सतह है या जैसे कोई गोला है तो उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। बाकी के जो अल्पांश है वो एक पर क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। ठीक उसी प्रकार उन सभी जो अल्पांश है उन सभी अल्पांशों पर बाकी के अल्पांशों के कारण यानी एक को छोड़कर जो बाकी के अल्पांश है वो सभी उस पर क्या आरोपित करेंगे, बल आरोपित करेंगे। इस प्रकार सभी अल्पांशों पर क्या आरोपित हो जाएगा, बल आरोपित होगा। और वो बल किधर लगेगा, सतह से बाहर की ओर आरोपित होगा, ठीक है। उस बल पर अपन अब चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास देखिए
ये एक सतह है, ये एक सतह है, ठीक है। थोड़ा डार्क बना देते हैं इसको। ये एक सतह है और इस सतह को अपन ने क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है। क्या है, सिग्मा। अब इस परत को अपन छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। उनमें से मैंने एक यहां अल्पांश ले लिया, ठीक है, एक अल्पांश मैंने यहां ले लिया, ठीक है। एक अल्पांश मैंने यहां लिया है, तो ये जो बाकी के जो अल्पांश है वो क्या करेंगे, इस अल्पांश पर बल आरोपित करेंगे, और बल आरोपित होने के कारण ये अल्पांश कुछ बाहर की ओर खिसक जाएगा, यानी खिसकेंगे तो ये भी सतह, जो पूरी सतह है उसके आयतन में वृद्धि होगी, लेकिन ये अल्पांश कुछ आगे की ओर खिसक जाएगा, तो ये इस पर आवेश आ गया, ये इस पर आवेश वितरण है प्लस का, ठीक है। ये पूरा आवेश एक ही है, तो इस एक पर्टिकुलर अपन अल्पांश पर बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस अल्पांश को मैंने नाम दे दिया ए बी, ये वाला जो अल्पांश है वो तो ए बी है, और ये जो बाकी का बचा हुआ भाग है वो ए सी बी है। क्या है, ए सी बी, ठीक है। तो ए बी की बात की जाए तो ये वाला है अल्पांश, और ए सी बी की बात की जाए तो ये वाला अल्पांश है, ठीक है। अब जो ये बाकी के जो अल्पांश है, यानी ए सी बी जो भाग है वो अल्पांश ए बी पर क्या आरोपित करेगा, बल आरोपित करेगा, जो कि बल बाहर की ओर होगा। उस बल का अपन को क्या करना है, निर्धारण करना है। बल के लिए पहले अपन को विद्युत क्षेत्र पर बात करनी होगी, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो यहां पर मैंने दो बिंदु ले लिए, एक तो ले लिया मैंने P1 और एक मैंने ले लिया P2, ठीक है। दो बिंदु मैंने यहां लिए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं पर पहले अपन बात करेंगे किसकी, विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो यहां पर देखो ये आवेशित चालक है, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, टोटल विद्युत क्षेत्र 0। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आवेशित चालक यानी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ठीक है। और यहां पर विद्युत क्षेत्र मैंने कुल विद्युत क्षेत्र लिख दिया EP1 है, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू आएगी अपन अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अंदर 0 होगा। अब देखिए यहां पर ये AB जो अल्पांश है, इस AB अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र यहां पर कितना है, E1 है, AB अल्पांश के कारण, और ACB अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो E2 है। तो इस AB अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक, अपन बात करें ACB अल्पांश, तो ACB जो अल्पांश है इसमें भी प्लस आवेश है, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर होगा। 8 पॉइंट P1, कहां पर बात कर रहे हैं अपन, P1 पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपन P2 पर। देखो P2 पर इस वाले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा, E2, राइट। और इस AB अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा, यानी कि इससे बाहर की ओर अल्पांश है तो बाहर की ओर इधर हो गया, ठीक है। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए आवेशित चालक, जो आवेशित चालक है उस आवेशित चालक के निकट बिंदुओं पर अभी अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला है। क्या करा है, अभी अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला है, ठीक है। तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उस पर अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P1 पर, तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बिंदु P2 की बात करते हैं। तो बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र EP2 बराबर 0, ठीक है। EP2 का मान कितना आ गया, 0 आ गया अपने पास, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन।
अब देखिए P1 पर जो विद्युत क्षेत्र है, P1 पर जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, और P2 पर जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में है। देखो E1 और E2 दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। कहां पर, बिंदु P2 पर। तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है EP2 जो विद्युत क्षेत्र है वो इन दोनों का परिणामी तो है, तो इन दोनों का परिणामी निकाले अपन। तो ये दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में होने के कारण घट जाएंगे। तो EP2 जो विद्युत क्षेत्र है उसको अपन लिख सकते हैं E1 माइनस E2, क्योंकि इन दोनों का परिणामी है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यहां से अपन को E1 बराबर क्या मिल रहा है, E2, यानी कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र कैसे हैं, समान है। अब बात करते हैं अपन EP1 की। तो EP1 विद्युत क्षेत्र बिंदु P1 पर E1 और E2 का परिणामी है, और ये दोनों कौन सी दिशा में है, समान दिशा में है। समान दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इनका परिणामी कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। देखिए यहां से अपन को मालूम चल रहा है कि E1 और E2 दोनों का मान कैसा है, समान है। तो जहां E1 है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, E2 लिख सकता हूं। तो हो जाएगा E2 प्लस E2, यहां E1 की जगह क्या रखा गया, E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये कितना हो गया, 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E2 बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है भाई। यहां पर E1 ही क्यों E1 की जगह E2 ही क्यों रखा, E2 की जगह E1 क्यों नहीं रखा। तो अपन को बल किस पर निकालना है, इस अल्पांश पर निकालना है। इस अल्पांश पर बल कौन आरोपित करेगा, ACB जो भाग है उसके कारण विद्युत क्षेत्र, और ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, D2 है, सॉरी E2 है। तो इसलिए E2 की वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये जो अपने पास अल्पांश है, इस अल्पांश पर जो आवेश है वो मैंने मान लिया कितना है, DQ है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, DS है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन जो AB अल्पांश है उस AB अल्पांश पर लगने वाला जो बल है वो बल निकालेंगे। AB अल्पांश पर आरोपित बल DF, बल DF बराबर कितना हो जाएगा, देखो E बराबर होता है F अपॉन Q, तो F बराबर हो जाएगा EQ, ठीक है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र तो कितना है, कौन सा विद्युत क्षेत्र यहां पर बल आरोपित कर रहा है, E2, ठीक है। ACB अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो AB पर बल आरोपित कर रहा है, तो कितना आ गया, इसका विद्युत क्षेत्र कितना, E2। किस आवेश पर बल आरोपित कर रहा है, DQ पर, तो F बराबर QE हो गया, ठीक है। अल्पांश लिया इसलिए D लगा है। अब चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा होता है, ठीक है, Q अपॉन A, जो अपन ने परिभाषा में पढ़ा है। लेकिन यहां पर अपन बात करें तो यहां पर क्षेत्रफल कितना है, DS है। तो सिग्मा को जितने क्षेत्रफल से गुणा किया जाएगा उतने क्षेत्रफल में अपन को आवेश मिलेगा। अपन को कितने क्षेत्रफल में आवेश निकालना है, AB, यानी कि DQ की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। तो DQ बराबर हो जाएगा सिग्मा DS। तो DF बराबर E2 की वैल्यू पुटअप कर दी जाए तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा DS, DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड मल्टीप्लाई बाय DS, ठीक है। ये अल्पांश पर लगने वाला बल आ गया अपने पास। अगर अपन को कुल बल निकालना है तो क्या कर दिया जाए, पूरी सतह के कारण, जो मैंने क्या कहा अभी कि
ये इसी अल्पांश पर बल आरोपित नहीं होगा, यहां पर एक और अल्पांश अपन मानेंगे तो उस पर भी बल आरोपित करेंगे और उसमें ये भी शामिल होगा बल आरोपित करने में। ठीक है, तो सभी अल्पांशों का अगर अपन बल निकालें तो यहां समाकलन किया जा सकता है। तो यहां पर हो गया समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन डॉट ds। अगर सरफेस बंद है, पृष्ठ बंद है, तो यहां पर समाकलन को बंद कर दीजिए, या मैं कर देता हूं यहां समाकलन पृष्ठ के लिए हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन को क्या निकालना है, दाब निकालना है। क्या निकालना है, दाब निकालना है। तो देखिए df बराबर ये है, तो दाब P बराबर हो जाएगा df अपॉन ds। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो P बराबर df की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डॉट ds, ds से ds कैंसिल, तो P बराबर कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देखिए ये जो दाब लग रहा है या जो बल लग रहा है, ये आवेशित जो सतह है उसके बाहर की ओर लगता है। किधर लगता है, बाहर की ओर लगता है। ठीक है, और बाहर की ओर दाब लगने के कारण जो परत है या जो सतह है या आयतन है, उस आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसके बाद में और टॉपिक पर चर्चा करते हैं अपन। और नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है वो कितनी अपन को प्राप्त होगी। ठीक है, इसी से अपन को एकांक आयतन में ऊर्जा निकालनी है। देखिए यह आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक पर देखो बाहर की ओर दाब लगेगा या बल लगेगा तो इसके आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, उस आयतन में वृद्धि को रोकने के लिए अगर कोई बाहरी बल इस पर आरोपित किया जाएगा तो बाहरी बल आरोपित करने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ही इस चालक के आयतन में या इस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अब अपने टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक या विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, इसको विद्युत ऊर्जा नाम भी देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, विद्युत ऊर्जा। देखिए अपने पास ये एक चालक है और इस चालक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है। ठीक है, इसको अपन ने आवेश दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा, 0 आएगा और बाहर विद्युत क्षेत्र अपन ने निकाल रखा है। अब देखिए जब इस चालक को आवेश दिया जाएगा तो आवेश देने के कारण इसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। अब जब आयतन में वृद्धि होगी तो अपन क्या करेंगे, बाह्य बल लगाएंगे और बाहरी बल लगाकर इसको संपीड़ित किया जाएगा। और जब बाहरी बल लगाकर संपीड़ित किया जाएगा या बाहरी बल आरोपित किया जाएगा तो जो अंदर जो विद्युत बल लग रहा है उसके कारण या उसका अपन को विरोध करना पड़ेगा। और इस विरोध में जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, तो जब अपन इसको संपीड़ित करेंगे तो मान लिया कि इसके आयतन में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, कमी हो गई। और कितने की कमी हुई, कितने का विस्थापन हुआ, यहाँ का dr। तो ये वाली त्रिज्या अब कितनी बच गई, r माइनस dr। कितनी बच गई, ये r माइनस dr। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है अपन को, यहां पर कार्य निकालना है। कार्य के लिए क्या निकाला जाएगा, पहले बल निकाला जाएगा, क्योंकि कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल निकालेंगे अपन दाब वाले सूत्र से। ठीक है, तो इस चालक के
ये जो चालक है, इस चालक पर जो दाब लग रहा है वो दाब P बराबर अभी निकाला अपन ने सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, दाब के बाद में चूंकि बल की परिभाषा से अपन जानते हैं या दाब की परिभाषा, तो दाब P बराबर होता है F अपॉन A। ठीक है, यहां से F बराबर हो जाएगा PA। A क्या है? A है कि जहां पर जिस क्षेत्रफल पर दाब लग रहा है, ठीक है, तो ये गोला है तो गोले के क्षेत्रफल पर दाब लग रहा है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो F बराबर P की वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया बल। ठीक है, इस बल के विरुद्ध अपन क्या करेंगे, इसको संपीड़ित करेंगे और संपीड़ित करके जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। तो अपन ने इसको कितना संपीड़ित करा है, कितने विस्थापन से संपीड़ित करा है, dr विस्थापन से संपीड़ित करा है। तो dr विस्थापन में किया गया कार्य, dr विस्थापन में कार्य वो हो जाएगा dw बराबर f dr। कार्य की परिभाषा में पढ़ा है अपन ने 11वीं में। f की वैल्यू हो गई सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डॉट dr। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, और dr क्या है, इसकी चौड़ाई है। इस प्रकार से मान सकते हैं अपन चौड़ाई है, तो dr इसकी चौड़ाई है और 4 पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को जब चौड़ाई से गुणा करते हैं या क्षेत्रफल को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसी से भी गुणा करते हैं तो क्या आता है, आयतन आता है। कितना संपीड़ित हुआ वो ये आयतन है। ठीक है, तो ये आयतन हो जाएगा dw बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एंड मल्टीप्लाई बाई डॉट dv। ये आयतन है जो संपीड़ित हुआ है। ठीक है, साइड में लिख देता हूं यहाँ, चूंकि dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डॉट dv, ये आयतन आ गया भाई। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ये तो आ गया कार्य, कुल कार्य निकालना है, समाकलन कर दीजिए। अपन को निकालना एकांक आयतन में ऊर्जा, ये भी ऊर्जा ही है, एकांक आयतन में ऊर्जा निकालनी है। तो एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा हो जाएगी U बराबर dw अपॉन dv। U बराबर ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर dv 2 एप्सिलॉन नॉट और ये एक dv, और तो dv से dv कट गया, U बराबर आ गया सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आवेशित चालक, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूले और अपन लिखते हैं इसके। देखो दाब निकालो तो भी यही फॉर्मूला आ रहा है, ऊर्जा निकाल रहे हो तब भी यही फॉर्मूला आ रहा है, यानी कि दाब भी क्या है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ही दाब है। ठीक है, फॉर्मूले से मिला रहा है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। ठीक है, अब देखिए परत के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला है और परत के कारण विद्युत क्षेत्र आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 E। ये सिग्मा की वैल्यू मैं यहां पुटअप करता हूं। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू यहां पुटअप करने पर हो जाएगा अपने पास एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0। एक एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया, U एकांक आयतन में ऊर्जा आ गई 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। और इसे विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तब वहां पर इस ऊर्जा की अपन बात करेंगे। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगले टॉपिक पर चलते हैं।
नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक इस लेसन का, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन, या साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, ये अपने पास एक बुलबुला है, ठीक है, और इस बुलबुले में जो दाब लगेंगे आवेशित है, तो इस बुलबुले में जो दाब लगेंगे एक तो बाहरी वायुमंडलीय दाब होगा, एक विद्युत दाब होगा जो अभी अपन ने निकाला है, और एक इस पर लगेगा पृष्ठ तनाव के कारण भी दाब आधिक्य है। ठीक है, तो जो इसके इंटरनल्स यानी कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर जो दाब लग रहा है वो बाहरी वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए बुलबुले पर अपन ने दाब आधिक्य पढ़ा 40/R, और बुलबुले पर विद्युत दाब पढ़ा अपन ने P विद्युत σ²/2ε0। ठीक है, ये तो क्या है, दाब आधिक्य है, और ये क्या है, विद्युत दाब है। इसके बाद में जो बुलबुले पर कुल दाब लगेगा, देखो ये विद्युत दाब लगता है बाहर की ओर, और दाब आधिक्य लगेगा ये अंदर की ओर। तो ये जो दोनों दाब हैं ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है, और परिणामी जब दाब निकालेंगे अपन तो कुल दाब P बराबर, किसी भी एक को आप यहां से क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया σ²/2ε0 -40/R। अब देखिए संतुलन की स्थिति में, क्योंकि बुलबुला अभी संतुलन की स्थिति की बात कर रहे हैं अपन, और संतुलन के लिए कुल दाब कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जितना इंटरनल फोर्स प्रेशर है उतना ही आउटर प्रेशर होना चाहिए। तो कुल दाब 0 कर दो, तो σ²2ε0 -40/R = 0। तो यहां से σ²2ε0 विल बी इक्वल टू 40/R। यहां पर T क्या है, सरफेस पृष्ठ तनाव है। ठीक है, अब क्या निकालना है, यहां से देखो T निकालना है, T की वैल्यू निकाल लीजिए, R निकालना, R की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आपकी इच्छा है आप वो चीज निकाल सकते हैं यहां से, R जो यहां पर दी गई है। ठीक है, उनमें से R जैसे रेडियस निकालते हैं अपन, त्रिज्या निकालते हैं बुलबुले की, तो त्रिज्या हो जाएगी R = 4T, ठीक है, इंटू 2ε0 एंड डिवाइडेड बाई σ²। ठीक है, R = आ गया 8T और ε0 σ²। सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, σ² = 8T ε0 एंड डिवाइडेड बाय R। ठीक है, सिग्मा = √8T ε0/R। ठीक है, अब यहां से अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप चार्ज भी निकाल सकते हो। चार्ज कैसे निकालोगे भाई, चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज निकालने के लिए देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। Q बराबर क्या हो जाएगा, σA। ठीक है, अगर ये बुलबुला है तो बुलबुले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, 4πr²। ठीक है, Q निकालना अपन को, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, या सिग्मा की वैल्यू पुटअप कर दो यहां पर, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/4πr²। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो अपने पास सेकेंड लेसन है वो सेकेंड लेसन कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई इसका।
सेकेंड लेसन अपना कंप्लीट हो गया है आरबीएससी। अब अपन जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ जो एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, उन पर अपन चर्चा करेंगे।